हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी। आज हम लोग शुरू करेंगे क्लास 12 केमिस्ट्री चैप्टर नंबर फर्स्ट, जो कि है आपका सॉलिड स्टेट। और अगर हिंदी में इसे लिखें तो लिखेंगे ठोस अवस्था। आप लोगों ने पिछले क्लास में जान लिया होगा कि ठोस अवस्था क्या होती है, या किसी भी पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं। पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव और गैस। ठोस, द्रव और गैस, ये पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं, जिसमें आपने गैसीय अवस्था के बारे में क्लास 11th में पढ़ा। और यहाँ पर आपको पढ़ना है ठोस अवस्था के बारे में। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं ठोस अवस्था किसे कहते हैं, या ठोस अवस्था के कुछ लक्षण जान लेते हैं। तो हम लोग लिख सकते हैं ठोस अवस्था के बारे में। ठोस अवस्था क्या होती है? पदार्थ की वह अवस्था जिसमें पदार्थ का द्रव्यमान आयतन तथा आकार निश्चित होता है, उसे ठोस अवस्था कहते हैं। ठोस अवस्था के कुछ अन्य अभिलक्षण हैं, जैसे ठोस अवस्था के लक्षण। वही सामान्य से अभिलक्षण आपको देखने हैं, जैसे ये कठोर होते हैं, इनके कणों के बीच अंतरा आणविक आकर्षण बल अधिक होता है। इनके कण एक निश्चित परास के मध्य या बहुत लघु दूरी में, इनके कण बहुत लघु दूरी में दोलन कर सकते हैं। ये सब इनके सामान्य से अभिलक्षण हैं। और इन्हें एक और अभिलक्षण आप लिख सकते हैं, इन्हें संपीड़ित नहीं किया जा सकता है। नहीं किया जा सकता है। अब संपीड़ित करने का क्या अर्थ है कि इन्हें दबा करके इनके आयतन को कम नहीं किया जा सकता है। इसके बाद हम लोग ठोस अवस्था का वर्गीकरण करेंगे। ठोस अवस्था को 2 वर्गों में वर्गीकृत करते हैं, जिसमें एक होगा आपका अक्रिस्टलीय ठोस और दूसरा होगा क्रिस्टलीय ठोस। दूसरा आप लिखेंगे क्रिस्टलीय ठोस, जिसे हम अंग्रेजी में अक्रिस्टलीय ठोस को एमार्फस सॉलिड तथा क्रिस्टलीय ठोस को हम लोग क्रिस्टेलाइन सॉलिड कहते हैं। क्रिस्टेलाइन सॉलिड। अब अक्रिस्टलीय ठोस किसे कहते हैं और क्रिस्टलीय ठोस किसे कहते हैं, सबसे पहले इसकी परिभाषा आप लोग देखेंगे। अक्रिस्टलीय ठोस क्या होता है? तो ऐसे ठोस जिनकी कोई विशेष ज्यामितीय नहीं होती है, जिनकी कोई विशेष ज्यामितीय नहीं होती है, नहीं होती है, उन्हें अक्रिस्टलीय ठोस
कहते हैं, उन्हें अक्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। क्रिस्टलीय ठोस किसे कहेंगे? ऐसे ठोस जिनकी एक विशेष प्रकार की ज्यामितीय संरचना होती है। यह विशेष प्रकार की ज्यामितीय संरचना क्या होती है, इसको आप आगे देखेंगे। तो अक्रिस्टलीय ठोस की कोई विशेष ज्यामितीय संरचना नहीं होती है और क्रिस्टलीय ठोस की एक विशेष प्रकार की ज्यामितीय संरचना होती है, जिसमें से आपको केवल क्रिस्टलीय ठोस के बारे में इस पाठ में पढ़ना है। अक्रिस्टलीय ठोस का अध्ययन हम यहाँ पर नहीं करते हैं, लेकिन हम सबसे पहले देख लेते हैं कि क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोस में क्या अंतर है, जो कि आपके कोर्स में और विशेष रूप से आपको ध्यान भी देना चाहिए कि अक्रिस्टलीय ठोस और क्रिस्टलीय ठोस में क्या अंतर है। तो हम लोग हेडिंग लगाएंगे क्रिस्टलीय ठोस तथा अक्रिस्टलीय ठोस में अंतर। अक्रिस्टलीय ठोस में अंतर। अब क्या अंतर होता है इसको ध्यान से देखिएगा आप लोग कि एक क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोस में क्या अंतर होता है। लोग एक कॉलम ऐसे बना सकते हैं, इधर रख लेंगे अक्रिस्टलीय ठोस और इधर रख लेते हैं क्रिस्टलीय ठोस। पहला तो आपने देख ही लिया है, ये भी आप अंतर में ऐड कर सकते हो कि अक्रिस्टलीय ठोस की कोई विशेष ज्यामितीय संरचना नहीं होती है, जबकि क्रिस्टलीय ठोस की एक विशेष प्रकार की ज्यामितीय संरचना होती है। आगे हम लोग अंतर देखेंगे, क्या अंतर होता है। जो अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं इनका गलनांक, पहला हम लोग लिखेंगे गलनांक निश्चित नहीं होता है। गलनांक निश्चित नहीं होता है, अर्थात इसको हम कह सकते हैं कि ये एक निश्चित परास्पर, या निश्चित नहीं कहेंगे, एक परास्पर पहले नरम होते हैं, फिर पिघलना प्रारंभ करते हैं, जबकि क्रिस्टलीय ठोस का गलनांक निश्चित होता है। ये अर्थात ये नरम नहीं होंगे, ये एक निश्चित ताप पर डायरेक्ट पिघलना प्रारंभ कर देंगे। दूसरा आप क्या लिख सकते हैं कि जो अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं ये एक आभासी ठोस है, यानी वास्तव में ये ठोस नहीं है, ये केवल ठोस का आभास कराते हैं। अभी आप एग्जाम्पल के साथ देखेंगे तो आपको ज्यादा चीजें स्पष्ट हो जाएंगी, जबकि ये वास्तविक ठोस है। और आप अंतर देख सकते हो कि ये जो अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं ये समदैशिक प्रकृति के होते हैं, समदैशिक प्रकृति के होते हैं, जबकि क्रिस्टलीय ठोस विषमदैशिक प्रकृति के होते हैं, विषमदैशिक प्रकृति के होते हैं। अब ये समदैशिक और विषमदैशिक क्या है, इसको हम यहाँ पे स्पष्ट कर लेते हैं। माना एक कोई क्रिस्टलीय ठोस है जो A और B प्रकार के परमाणुओं से मिलकर के बना है। तो अभी आपने देखा कि जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं उसमें परमाणुओं की व्यवस्था एक निश्चित क्रम में होती है। जैसे हम यहाँ पर दिखाएंगे कि अगर एक परमाणु A है, इसके बाद एक परमाणु B, फिर एक परमाणु A B, इसी तरह से A B, इस तरह से हम
क्रिस्टलीय ठोसों को दिखा सकते हैं। तो अगर हम देखें तो इसमें परमाणुओं की व्यवस्था एक निश्चित क्रम में है, जैसे ए फिर बी फिर ए बी, या इधर से देख लें ए बी, या कहीं से भी आप देख लें तो परमाणुओं की व्यवस्था एक निश्चित क्रम में होती है। तो अब हम इसमें समझेंगे कि समदैशिक प्रकृति और विषमदैशिक प्रकृति क्या होती है। थोड़ा सा हम समझ लेंगे इसको कि अगर हम मान लीजिए इस ठोस को यहाँ से कट करें तो जो आपको एक सतह प्राप्त होगी, वो सतह आपको कैसी प्राप्त होगी, उस सतह पर केवल बी प्रकार के कण आपको दिखाई देंगे। अगर मान लीजिए हमने इसको यहां से कट किया तो इस सतह पर आपको ए टाइप के कण दिखाई देंगे। यदि मान लीजिए आपने इसको यहां से कट कर दिया तो आपको ए बी टाइप के कण दिखाई देंगे। यानी हम जितने तरीके से क्रिस्टलीय ठोस को देखें, या मान लीजिए आपने इसमें विद्युत का प्रवाह कराया तो ये अलग अलग जगह पर अलग अलग प्रकार से अपना प्रभाव दिखा सकते हैं। अगर हम इसी तरह से अक्रिस्टलीय ठोस को देखें तो अक्रिस्टलीय ठोस में परमाणुओं की व्यवस्था निश्चित नहीं होती है। तो अगर हम इसको बनाना चाहें तो मान लीजिए एक अक्रिस्टलीय ठोस है जो XY परमाणु से मिलकर के बना हुआ है। तो अगर हम देखें तो X, इसमें परमाणुओं की कोई निश्चित व्यवस्था नहीं होगी। कुछ Y वाले कण आ गए, फिर कुछ X वाले कण एक साथ आ गए, फिर एक Y का कण आ गया, फिर X के कण आ गए, फिर सब Y के कण आ गए, फिर X का कण। यानी इसमें परमाणुओं की व्यवस्था निश्चित नहीं है। अगर हम इसको किसी भी दिशा से कट करें तो हमें एक निश्चित व्यवस्था दिखाई देगी। आप कह सकते हैं कि अव्यवस्था दिखाई देगी, यानी कि इसका जो प्रकृति है वो समदैशिक होगा। किसी भी दिशा से आप इसको काटें तो इसमें अव्यवस्थित परमाणु आपको मिलेंगे। तो इस तरह से हम समदैशिक और विषमदैशिक प्रकृति को समझ सकते हैं। और अगला हम अंतर अगर लिखना चाहें तो चौथा अंतर हम यहां लिख सकते हैं कि जो अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं इनमें अभी आपको दिखाया गया कि परमाणुओं की व्यवस्था निश्चित नहीं होती है, जबकि क्रिस्टलीय ठोस में परमाणुओं की व्यवस्था निश्चित होती है। तो ये कुछ अंतर हैं जो क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोस में भिन्नता दिखाते हैं। अब इनके कुछ एग्जाम्पल ले लेंगे। जैसे क्रिस्टलीय ठोस किसे कहेंगे? क्रिस्टलीय ठोस में आ जाएगा ऐसे पदार्थ जो क्रिस्टल के रूप में पाए जाते हैं, जैसे सुक्रोज हो गया, HCl हो गया, धातुओं में आयरन हो गया, कॉपर हो गया, या आप और कुछ क्रिस्टलीय ठोस ले सकते हैं जैसे डायमंड हो गया, ग्रेफाइट हो गया। ये सब क्रिस्टलीय ठोस के अंतर्गत आएंगे। जबकि जो अक्रिस्टलीय ठोस है इसमें कौन से आएंगे? जैसे प्लास्टिक, लकड़ी, रबर, कांच, ये सब अक्रिस्टलीय ठोस के अंतर्गत आते हैं। तो इस तरह से आप क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोस में विभेद कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि क्रिस्टलीय ठोस को पुनः किस प्रकार वर्गीकृत किया गया। लोग हेडिंग लगाएंगे क्रिस्टलीय ठोस। क्रिस्टलीय ठोस, अभी तक आपने ये जान लिया क्रिस्टलीय ठोस किसे कहते हैं। अब हम करेंगे क्रिस्टलीय ठोस का वर्गीकरण। क्रिस्टलीय ठोस को
मुख्य रूप से 4 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है, जिसमें सबसे पहला होगा आपका आणविक ठोस, दूसरा हो जाएगा आपका आयनिक ठोस, तीसरा धात्विक ठोस, तथा चौथा आपका हो जाएगा सहसंयोजक या नेटवर्क ठोस। सहसंयोजक या नेटवर्क ठोस। आणविक ठोस किसे कहते हैं? ऐसे ठोस जो अणुओं से बने होते हैं। जैसे आणविक ठोस को पुनः 3 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है, जिसको यहां हम वर्गीकृत कर लेते हैं। आणविक ठोस को पुनः 3 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है, जिसमें आध्रुवीय ठोस या आध्रुवीय आणविक ठोस कह सकते हैं। दूसरा हो जाएगा ध्रुवीय ठोस, और तीसरा आपका हो जाएगा हाइड्रोजन आबंधित ठोस। हाइड्रोजन आबंधित ठोस। आयनिक ठोस किसे कहते हैं? ऐसे क्रिस्टलीय ठोस जो आयनों से मिलकर बने होते हैं या जिनमें परमाणुओं के मध्य आयनिक बंध पाया जाता है, उसे आयनिक ठोस कहते हैं। अब सबका एग्जाम्पल ले लेंगे, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि ये आणविक ठोस, आयनिक ठोस, धात्विक ठोस और सहसंयोजक ठोस किसे कहते हैं। आध्रुवीय ठोस में आपको कौन सा एग्जाम्पल लेना है? जैसे I2 हो गया, H2 हो गया, Cl2 हो गया। ये सब आप देख रहे हैं अणु हैं जिसमें ध्रुवणता नहीं पाई जाती है। ध्रुवणता को आपने 11th में सीखा होगा, ध्रुवणता क्या होती है। इसी तरह से ध्रुवीय ठोस जैसे HCl है, HBr है, ये सब HI है, ये सब ध्रुवीय ठोस के अंतर्गत आएंगे। हाइड्रोजन आबंधित ठोस में एक सबसे अच्छा सा एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, जैसे H2O। H2O को आप जानते हैं, इसमें जल के प्रत्येक अणुओं के बीच हाइड्रोजन बंध पाया जाता है, इसीलिए इसको हम हाइड्रोजन आबंधित क्रिस्टलीय ठोस के अंतर्गत रखते हैं। आयनिक ठोस में कौन से आ जाएंगे? जितने भी प्रकार के आपके साल्ट हैं, जैसे NaCl, KCl, MgCl2, FeO, तो ये सब जो आपको दिखाई दे रहे हैं, ये सब आयनिक ठोस के अंतर्गत रखे गए हैं, क्योंकि इनको जब पानी में डिजोल्व किया जाता है, घोला जाता है, जैसे अगर आप NaCl को जल में घोलेंगे तो ये Na+ और Cl- आयन के रूप में टूट जाएगा, इसीलिए इनको हम आयनिक ठोस कहते हैं। धात्विक ठोस में आपकी सभी धातुएं आ जाएंगी, जैसे आयरन हो गया, कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया, ये सब आपके धात्विक ठोस कहलाएंगे। आयरन एक धातु है, कॉपर भी धातु और सिल्वर भी धातु है। एक सहसंयोजक ठोस या नेटवर्क ठोस किसे कहेंगे? जैसे आपने देखा होगा ग्रेफाइट, जो पेंसिल की निब लगी होती है उसे ग्रेफाइट की होती है। तो ग्रेफाइट एक किस प्रकार का ठोस है? ये एक सहसंयोजक या नेटवर्क ठोस कहलाएगा। इसी में आप एग्जाम्पल ले सकते हैं डायमंड का, यानी हीरा, ये भी एक सहसंयोजक ठोस है। सिलिकॉन कार्बाइड, सिलिकॉन का नाम आपने सुना होगा, सिलिका, इसे बालू के रूप में जाना जाता है। सिलिकॉन कार्बाइड ये भी एक प्रकार का सहसंयोजक ठोस है। तो ये सब हो गए जिसमें हम क्रिस्टलीय ठोसों का वर्गीकरण करते हैं और हम जान सकते हैं कि क्रिस्टलीय ठोस में कौन कौन से प्रकार के यौगिक तत्व या परमाणु आएंगे या कौन से पदार्थ क्रिस्टलीय ठोस के अंतर्गत रखे गए हैं। इसके बाद हम लोगों को आगे क्रिस्टल के बारे में पढ़ना है और सबसे पहले हम लोग देखेंगे क्रिस्टल क्या होता है। अभी आपने सीखा क्रिस्टल की एक विशेष प्रकार की ज्यामितीय संरचना होती, वो संरचना किस प्रकार की होती है। तो अगले वीडियो में आप लोग देखेंगे कि क्रिस्टलीय संरचना क्या होती है और क्रिस्टल कहते किसे हैं।
तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो और कुछ आपने सीखा हो तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।